हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप में। माई लव फॉर सिनेमा। तो दोस्तों, आज आउटडोर का माहौल है। यूजुअली मैं मेरे वीडियो एडिट नहीं करता हूँ एज़ फार एज साउंड इज़ कंसर्न। सो मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ कोई आती है तो। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट एज ए नेचुरल, उसमें काफ़ी मज़ा आता है ना। तो दोस्तों, 24 नवंबर एक ऐसी तारीख थी जिसने हम सबके हर दिल अजीज़, जिसको हम काफ़ी चाहते थे उस अभिनेता को हमने खो दिया, जिनका नाम था धर्मेंद्र जी। इंसान को एक ना एक दिन तो जाना होता ही है दोस्तों। कि आज की जो तारीख है वो है 8 दिसंबर, और आज उसी अभिनेता का जन्मदिन है, हम सबके प्यारे धर्मपा जी। तो दुखी न होते हुए वाई कांट वी जस्ट चेयर हिज जर्नी। उनकी फिल्म इंडस्ट्री की यात्रा का क्यों ना हम जश्न मनाएं, हम उत्सव मनाएं, उन्हें सराहें। तो हैप्पी बर्थडे धर्मपा जी, हम सबके प्यारे धर्मपा जी। आप अभी भी हमारे दिल में जिंदा हो। तो दोस्तों, आज मैं जो मूवी लेके आया हूँ धर्मपा जी की, इस मूवी ने धर्मेंद्र जी के लिए वो करके दिखाया जो जंजीर ने मिस्टर बच्चन के लिए करके दिखाया था। दिस मूवी वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर धर्मेंद्र जी, और उस फिल्म का नाम है फूल और पत्थर। बिना वक्त ज़ाया किए चलो उसकी बुकलेट आपको दिखा देता हूँ। यह है उसकी बुकलेट। यह है फ्रंट और बैक पेजेस। इसमें काफ़ी शानदार स्टार कास्ट है, और कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा मूवी के बारे में जो काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले नाम आता है सीनियरिटी के तौर से मीना कुमारी जी का। तो मैं फर्स्ट पेज आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है जिसमें हिंदी में कथासार है। थर्ड पेज पे इसके गाने दिए हैं, और फोर्थ और फिफ्थ पेज, फोर्थ हिंदी है और फिफ्थ उर्दू है। सिक्स्थ और सेवन उर्दू है, और जो लास्ट पेज है इसमें पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार। देखिए फिर से, तो फर्स्ट पेज पढ़ता हूँ। फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है मीना कुमारी, धर्मेंद्र एंड शशिकला इन ओपी रल्लन्स फूल और पत्थर। ईस्टमैन कलर, म्यूजिक रवि, लिरिक्स शकील यानी शकील बदायूनी साहब। तो दोस्तों, इसका कथासार पढ़ने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं इस मूवी के बारे में। ये फिल्म 1966 की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर मूवी थी, फूल और पत्थर, विच इज़ रियली क्रेडिटेबल। वो साल हिंदी मूवी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा, क्योंकि काफ़ी सारी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही। उसमें से अगर कुछ मैं आपको नाम सुनाऊं तो जैसे कि राजेंद्र कुमार साहब की सूरज, साधना सुनील दत्त की मेरा साया, और शम्मी कपूर साहब की तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब फिल्मों को पीछे छोड़ के फूल और पत्थर ने नंबर 1 करके साबित दिखाया। कुछ दूसरे फैक्ट्स इस मूवी के बारे में। इस मूवी को पहले कंसिडर किया था एज ए हीरो सुनील दत्त साहब को, लेकिन सुनील दत्त साहब इतने बिजी थे तो डेट्स जुड़ा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दूसरा एक्टर जो ऑफर हुआ था इस रोल के लिए वो थे राजेंद्र कुमार साहब, जिन्हें उस ज़माने में जुबिली कुमार कहा जाता था, क्योंकि उनकी मूवी सिल्वर जुबली काफ़ी होती थी। राजेंद्र कुमार भी इस मूवी को कर नहीं पाए, लेकिन राजेंद्र कुमार एक अच्छा काम करके गए। उन्होंने इस रोल के लिए धर्मेंद्र का नाम सुझाया। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर
ओपी रलन साहब को। अब क्या कनेक्शन है राजेंद्र कुमार साहब को और ओपी रलन साहब का? राजेंद्र कुमार साहब की सिस्टर मनोरमा, उनकी शादी ओपी रलन साहब से हुई है, यानी ओपी रलन साहब राजेंद्र कुमार साहब के जीजा हुए, वो रिलेशन है। और इसमें जो इसमें जो क्रेडेंशियल्स है पीछे, उसमें सबसे पहले ऊपर नाम आता है राजेंद्र कुमार प्रेजेंट्स, तभी उनका नाम है। तो ये हुए कुछ फैक्ट्स अगर मैं क्रेडिट्स पढ़ूंगा तब बता दूंगा। तो चलो बिना कुछ वक्त ज़ाया कि इसका मैं कथासार पढ़ता हूँ, ये पेज वाला। फूल और पत्थर। दुनिया की ठोकरों ने शाका को एक मुजरिम बना दिया और वह एक होटल के मालिक के इशारों पर नाचने लगा। होटल का मालिक, जिसे सब बॉस कहते थे, शाका से चोरियां कराता था और होटल की सुंदर नर्तकी रीटा, जो शाका से बहुत प्यार करती थी, शाका को अपनी जवानी और शराब के नशे में मस्त रखती थी। पाप और अपराध का काला जाल, जिससे बच निकलने का प्राय कोई रास्ता नहीं होता, शाका को जकड़े हुए था। शाका एक दिन एक सेठ की तिजोरी तोड़ने एक गांव गया, यानी एक गांव था, शाका उस गांव में गया एक सेठ की तिजोरी तोड़ने के लिए। ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट है स्टोरी में। गांव में प्लेग फैली हुई थी और सारा गांव खाली हो चुका था, यानी तब प्लेग का काफ़ी बोलबाला था। वो बीमारी जब आती थी तो काफ़ी लोग घबरा जाते थे, गांव के गांव खाली कर लेते थे। तो गांव में प्लेग नाम की बीमारी आई थी, सारा गांव खाली हो चुका था। शाका सेठ के मकान में दाखिल हुआ तो उसे किसी औरत के कराहने की आवाज़ आई। यह सेठ की विधवा बहू शांति थी। जो किरदार निभाया था शांति का, वो थी एक्ट्रेस मीना कुमारी। और इट्स वेरी इजी टू गेस, नो ब्रेनर, शाका यहाँ पे धर्मेंद्र पाजी है। शाका सेठ के मकान में दाखिल हुआ तो उसे किसी औरत के कराहने की आवाज़ आई। यह सेठ की विधवा बहू शांति थी, जिसे मनहूस और अभागी समझकर घर वाले मरने के लिए छोड़ गए थे। शाका ने शांति की देखभाल की और कुछ ही दिन में शांति अच्छी हो गई। शांति के घर वाले लौटे तो उसे जीता जागता देखकर हैरान हो गए कि अरे शांति तो जिंदा है, उसे कुछ हुआ नहीं। अभागी शांति पर फिर जुल्म टूटने लगे और जब एक दिन शांति के देवर ने शांति की लाज लूटनी चाहिए तो शाका शांति को उठाकर शहर ले आए। शाका ने शांति को एक नया जीवन दिया, उसे अपने घर में और फिर धीरे धीरे अपने हृदय में स्थान दिया। पर शांति को शाका की घनावनी जिंदगी पसंद न आई। शाका के पास रहकर उसे प्यार और अपनत्व अवश्य मिला, पर उस प्यार और अपनत्व और पाप और अपराध की काली छाया पड़ी हो यह शांति स्वीकार न कर सकी। उसने शाका की मिन्नत की, जिद की, यहाँ तक कि उसने आवेश में एक दिन शाका को थप्पड़ भी मार दिया। इसका क्या परिणाम हुआ? शाका बदलने लगा। पत्थर एक बार फिर फूल बनने की कोशिश करने लगा। दैट्स वाई द टाइटल इज फूल और पत्थर। इट जस्टिफाइज द स्टोरी। बॉस और रीटा से शाका की नई जिंदगी न देखी गई। उनको देखा नहीं गया कि शाका अच्छा होने लगा है। किसको? शाका के बॉस और उसकी जो थी गर्लफ्रेंड, किसका नाम क्या था? रीटा। तो बॉस और रीटा से शाका की नई जिंदगी न देखी गई। शाका मेहनत की रोटी खाए और बॉस के काम न आए, बॉस को यह मंजूर न था। शाका को रीटा से छीनकर कोई दूसरा ले जाए, रीटा के लिए यह असह्य था। पुलिस वाले शाका पर कड़ी नज़र रखते थे, लेकिन शाका के जीवन में शांति के आते ही जो परिवर्तन हुआ था उसे देखकर वो चुप थे। पुलिस वालों का कहना था कि कानून का ध्येय अपराध को मिटाना है, अपराधी को मिटाना कदाचित नहीं। कितनी अच्छी बात कही दोस्तों, अगर ये सब कानून वाले ध्यान में रखे तो कितना अच्छा हो जाएंगे कि कानून का ध्येय अपराध को मिटाना है, अपराधी को नहीं। शाका ने एक बार फिर हालत का सामना किया। ठोकर मारने वालों को ठोकर मारी, पर अपने अंदर जागी हुई मानवताओं की ज्योति न बुझने दी।
काफ़ी कठिन परीक्षा थी शाका की। उसने फूल को पत्थर बनाने वाली भयंकर शक्तियों के सामने शीश झुकने से इनकार कर दिया। तो ये था इसका कथा सार। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है नहीं सस्पेंस में कि ये जानने के लिए देखिए फूल और पत्थर। काफ़ी सिंपल सा लेकिन काफ़ी दिल दहलाने वाली स्टोरी थी। इसके गाने देखते हैं। गाना नंबर 1, ये जो पेज है ये गाने वाले हैं। गाना नंबर 1 है, ज़िंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले। ये आशा भोसले ने गाया था। दूसरा गाना है, तुम कौन मामूल मैं कौन अमील। ये मेरे ख्याल से ओ.पी. रलन साहब पे फिल्माया गया था। गाना नंबर 3 है, शीशे से पी या पैमाने से पी या मेरी आंखों के मैखाने से पी। वाह। और गाना नंबर 4 है, मेरे दिल के अंदर चलाती है खंजर, बचा लो मुझे इस नज़र से बचा लो। और गाना नंबर 5 है, दिया ना बुझा मेरे घर का मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकारा ये आज तेरे द्वार। इट्स अ काइंड ऑफ भजन। और गाना नंबर 6 होली पे है, लाई है हज़ारों रंग होली, कोई तन के लिए कोई मन के लिए। तो ये था इसका कथा सार और गाने। अब इसका हम पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार पढ़ते हैं इसमें। जैसा कि मैंने राजेंद्र कुमार साहब की स्टोरी बताई, इसमें लिखा हुआ है कि राजेंद्र कुमार प्रेजेंट्स फूल और पत्थर, स्टारिंग मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला, ललिता पवार, जीवन, मदनपुरी, मनमोहन कृष्णा, लीला चिटनीस, सप्रू, श्याम कुमार, सुंदर, टुनटुन, राम मोहन, इफ्तिखार, सतीश, ब्रह्म भारद्वाज, बेबी फरीदा। जो ज़माने में बेबी फरीदा थी, देखो बाद में वो फरीदा दादी करके जानी जाती थी और काफ़ी टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी है। आपकी जानकारी लिए मैंने उसकी बचपन की तस्वीर और उसकी अभी की तस्वीर भी लगाई है। सो दैट इज़ बेबी फरीदा। मास्टर अजीज़, और एक दूसरे फ़ोटो में कोइंसिडेंटली मुझे बेबी फरीदा और मास्टर अजीज़ की तस्वीर मिल गई, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मास्टर अनिल, राम अवतार, जॉनी विस्की, राजनाथ, पॉल शर्मा, रविकांत, नीलम, एच प्रकाश, मकबूल, श्याम रल्लन, एस निशान, नर्मदा शंकर एंड मधुमती, रानी, लक्ष्मी छाया, सरोज। आखिरी का नाम मैंने पढ़ा है सरोज। वो इज़ नन अदर देन जो बाद में जो काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर हो चुकी थी, वो सरोज खान। यस, शी इज़ द सेम सरोज विथ इंदिरा बिल्ली एंड ओ.पी. रल्लन। देखो ओ.पी. रल्लन ने अपना क्या ने बड़कपन दिखाया, उन्होंने अपना नाम सबसे आखिरी में रखा, दो इज़ अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। बाद में है म्यूज़िक रवि, स्टोरी स्क्रीन प्ले प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय ओ.पी. रल्लन साहब। लिरिक्स शकील, जो अपने शकील बदायूनी साहब है। अब क्रेडिट्स पढ़ते हैं। इसमें जो स्टोरी का आइडिया देखो काफ़ी कम दिखाई देता है। जो आइडिया इसमें पहली बार दिखाई दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया। मेरे ख्याल से फर्स्ट फिल्म होंगी जिसमें आइडिया लिखा हुआ है। और ज़्यादा मुझे याद है एक शहनशाह मूवी थी बच्चन साहब में, उसमें स्टोरी आइडिया जया बच्चन जी का था, नाम आया था। तो इसमें स्टोरी आइडिया है अख्तर उल ईमान, डायलॉग है एहसान रिजवी साहब के। सिनेमाटोग्राफी में और एक ख़ास नाम है, और नाम का डॉन मूवी से काफ़ी एसोसिएट है। सो सिनेमाटोग्राफी इज़ नन अदर दैन नरीमन ए ईरानी, जिन्होंने डॉन मूवी प्रोड्यूस की थी। और सैडली ये डॉन मूवी बनते बनते वो बेचारा उनका इंतकाल हो गया था। बाद में कैसे मूवी कंप्लीट हुई, जब हम डॉन मूवी डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आर्ट है शांति दास। एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है आर्ट में शांति दास का, और इस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उनकी कई अन्य फिल्में थी, जैसे तलाश थी,
हम किसी से कम नहीं, काफ़ी उनकी फेमस फिल्में थी और एज ए आर्ट डायरेक्टर। एडिटिंग में और एक खास नाम आ रहा है, एडिटिंग इज वसंत बोरकर। बेस्ट एडिटर ऑफ द ईयर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वसंत बोरकर को। सो इस फिल्म के काफ़ी सारे नॉमिनेशन थे, धर्मेंद्र साहब का भी नॉमिनेशन था बेस्ट फिल्म फेयर, बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, लेकिन उस साल का इनाम गया देवानंद साहब को गाइड के लिए। साउंड है एस.सी. बाम्बरी। सॉन्ग रिकॉर्डिंग मीनू कार्तिक। यूजुअली सॉन्ग रिकॉर्डिंग में हमको ज़्यादातर नाम दिखाई देता है मंगेश देसाई साहब का, इसमें है सॉन्ग रिकॉर्डिंग मीनू कार्तिक। प्लेबैक सिंगर्स देखिए सिर्फ 2 है, मैग्नेटिक रफ़ी साहब यानी खुदा के बंदे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले। मेकअप है गोविंद पवार। वार्डरोब है शांताराम प्रभुलकर। हेयर स्टाइल है लीलाबाई महजी। कॉस्ट्यूम्स है जग्गी टेलर मगनलाल ड्रेस वाला। मगनलाल ड्रेस वाला भी काफ़ी नाम दिखाई पड़ता था हमको। फाइट्स है लेट एम डगलस, यानी लेट लिखा हुआ है तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। जूनियर आर्टिस्ट इसमें लिखा हुआ है मनोहर एंड कंपनी, यानी जो भी जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई हुए थे वो मनोहर एंड कंपनी से हुए थे। पीआरओ इज जो मस्की। स्टिल्स काफ़ी जाना पहचाना नाम कामत फोटो फ्लैश। लेआउट्स का पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ नाम जो क्रेडिट्स में है। लेआउट्स है पैमार्स, स्टूडियो दिवाकर, सी मोहन, टक्सिला, प्रेम मैथिल। प्रिंटिंग लिखा हुआ है ब्राइट प्रिंटर्स, ओरिएंटल लिथो वर्क्स। अब तक मेजॉरिटी ऑफ द बुकलेट्स में प्रिंटिंग का किसका नाम आया याद है आपको? एक कॉमन नाम आया था, वो था नैन्सी ब्लॉक्स इसमें मुझे फर्स्ट टाइम ब्राइट प्रिंटर्स का नाम दिखाई दिया। स्पेशल इफेक्ट में फिर से जाना पहचाना नाम डाया भाई का। कलर कंसल्टेंट वेंडर ओवेरा। कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन गोपाल रल्लन, शायद वो ओपी रल्लन साहब के कोई रिश्तेदार हो। अब असिस्टेंट के नाम पढ़ते हैं। डायरेक्शन श्याम रल्लन सतपाल, देखो श्याम रल्लन और एक रल्लन का नाम है, वो भी शायद उनके भाई होंगे। कैमरा है अनवर सिराज का। असिस्टेंट में है, बाद में वो मेन कैमरामैन हुआ करते थे काफ़ी फिल्मों में। और असिस्टेंट कैमरा में और एक नाम है बलदेव। जो डिसोजा अकबर। असिस्टेंट साउंड है एम.एस. पथाड़े छाटू। असिस्टेंट प्रोडक्शन है दीपक कुमार बशीर अहमद। असिस्टेंट म्यूज़िक, इसमें मेन म्यूज़िक कंपोज़र रवि साहब है और असिस्टेंट म्यूज़िक में आया हुआ है फ्रैंकी नाम का, जो काफ़ी उनका असली नाम था फ्रैंकी फर्नांडिस, वो एक म्यूज़िक अरेंजर थे। असिस्टेंट आर्ट है गुरदयाल सिंह। असिस्टेंट आर्ट और एक नाम है दलीप सिंह का। असिस्टेंट एडिटिंग है वामन राजे अशोक बोरकर। असिस्टेंट वार्डरोब है काशीनाथ एम.यू. सबीर। असिस्टेंट मेकअप है टी.आर. थॉमस महिद्दीन अहमद। फिर लिखा हुआ है प्रोड्यूसेट रूपतारा मोहन एंड आर.के. स्टूडियो बॉम्बे। ईस्टमन कलर प्रोसेसिंग एट फिल्म सेंटर बॉम्बे। साउंड प्रोसेस एट बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बॉम्बे। सॉन्ग्स अवेलेबल ऑन HMV Records. All rights of printing, publishing or producing on mechanical or electric equipment of all the songs, dialogue etc. of Full और पत्थर are reserved by Rallan Production, Famous Cine Buildings, Bombay 11. ऐसा तो काफ़ी कम दिखाई देता है, इसमें दिखाई दिया हुआ है। और सबसे नीचे है ब्राइट प्रिंटर्स, यानी जो इसमें पब्लिश हुआ है ब्राइट प्रिंटर्स में पब्लिश हुआ। तो आपको फिर से एक बार बुकलेट दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पेज है इसका। ये सेकंड और थर्ड पेज। सेकंड पेज में हिंदी में कथासार और थर्ड पेज में हिंदी में गाने। थर्ड और फोर्थ पेज पे फिर से गाने और उर्दू में लिया हुआ है। फिफ्थ और सिक्स में फिर उर्दू में है। और आखिरी पेज में है पर्दे के पीछे के कलाकार। तो दोस्तों और एक ख़ास बात नोटिस अगर आप करोगे तो इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब ने एक चोर की भूमिका निभाई थी, जो काफ़ी
वो भूमिका उनके लिए काफ़ी लकी हुई, क्योंकि चोर की भूमिका वाली फिल्में उनकी काफ़ी सुपर हिट डुपर हिट हुई है। जैसे कि ये फिल्म फूल और पत्थर, बाद में उन्होंने थी दो चोर, उसमें भी वो चोर थे। यादों की बारात, उसमें भी वो चोर थे। लोफर मूवी, उसमें भी वो चोर थे। तो उनके लिए जो जिस जिस फिल्मों में उन्होंने चोर की भूमिका निभाई वो काफ़ी लकी रही। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी और धर्म साहब की जोड़ी भी काफ़ी फेमस हुई। हालांकि इनके पहले वो फिल्में कुछ फिल्में कर चुके थे साथ में, जैसे पूर्णिमा थी और मैं भी चुप रहूँगी, वो भी एक फिल्म थी, काफ़ी फिल्म थी। और इसके बाद भी उनकी मीना कुमारी जी के साथ काफ़ी फिल्में आई। तो दोस्तों, फैन ऑफ द मंथ का सवाल, बिफोर धर्मेंद्र कौन से दो कलाकार थे जो इस फिल्म के लिए ओपी रमन साहब ने कंसिडर किए थे? इस सवाल के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर से सवाल सुनिए, बिफोर धर्मेंद्र साहब कौन से दो कलाकार थे जो कंसीडर किए गए थे इस फिल्म के लिए? इस फिल्म का इस क्वेश्चन के जवाब इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर से धर्मेंद्र साहब, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा कि वी आर चेयरिंग योर जर्नी, हम सब हैप्पी है आपको देखते हुए, काम करते हुए देखते। हम बचपन से लेकर अब तक हमने आपको काम करते हुए देखा। आप एक जिंदा दिल इंसान हैं और हम सब आपको हमेशा हमेशा याद रखेंगे। याद नहीं रखेंगे क्योंकि हम आपको भूले ही नहीं। इसी के साथ अतुल मालवीय आपकी आज्ञा चाहता है। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।